हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो करंट अफेयर्स का रिलेटेड है। गाइस, ये आज के ही न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस से उठाया गया ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये बात करने जा रहे हैं कि इंडिया की 5 ऐसी नई क्लासिकल लैंग्वेजेस को, नई भाषाओं को ऐड किया गया है और इस टैग मिलने से क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। देखिए, यूपीए 1 गवर्नमेंट का डिमांड बहुत सारे स्टेट से तो आ ही रहा था कि भाई क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेट में उनको भी डाला जाए। और देखो, जब भी किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज में हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी होता है, वो सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि क्लासिकल लैंग्वेज का टैग जो कि किन किन भाषाओं को मिला हुआ है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़ एंड बंगाली, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़ान, इन सभी को क्या मिला हुआ है, इन सभी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज? तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिमांड तो आ ही रही थी भाई क्लासिकल लैंग्वेज की और बहुत सारा क्राइटेरिया की भी बात की गई थी। और इवन आपको पता है 2004 में तमिल ऐसा पहला स्टेट था जिसने फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज को उसकी क्लासिकल स्टेटस रिसीव हुआ था, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा एंटीक्विटी थी और बहुत ज़्यादा उससे जुड़े हुए लिटरेचर का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन देखने को मिलता था। तो जब भी किसी भाषा का ऐसा कुछ खास देखने को मिलता है कि उससे जुड़ा बहुत ज़्यादा लिटरेचर वगैरह है तो उसमें देखा जाता है। अच्छा, एंटीक्विटी का मतलब होता है कि बहुत एंशिएंट पास्ट, स्पेशली रोमन्स के टाइम में भी रहा हुआ हो, मतलब आप बोलो कि बहुत ही प्राचीन काल से जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसको हम एंटीक्विटी बोलते हैं। तो ये था इसके साथ। अच्छा, फॉलोइंग मंथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फिर सेटअप किया, अपना पूरा लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट को बुलाया और इन्होंने कहा कि साहित्य अकेडमी के साथ मिलकर प्रपोजल जो आया हुआ है उस पर हम देखते हैं वेरियस स्टेट बॉडीज़ का और क्लासीफाई करते हैं कौन सी लैंग्वेजेस को लेना है। फिर नवंबर 25 आया और चलते चलते संस्कृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज 2004 में बनाया गया। ऐसे ही फिर तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। अब जब भी किसी भाषा को क्राइटेरिया बनाया क्या जाता है, किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज में हम कब और कैसे कहते हैं, ये कैसे पता चले कि ये जो भाषा है ये क्लासिकल लैंग्वेज में जा सकती है, तो उसमें जो आपकी लैंग्वेज एक्सपर्ट कमेटी थी उसने ना पूरा रिवाइज करा जो पहले के क्राइटेरिया थे, लेटेस्ट कुछ गाइडलाइन दी हैं। याद रखना वो गाइडलाइन, यही सवाल आपके लिए आपके प्रीलिम्स में क्रिएट हो सकता है, आपके मेंस पेपर में आ सकता है कि क्या लैंग्वेज एक्सपर्ट कमेटीज़ ने क्राइटेरिया बनाया है किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज कहलाने का। सबसे बड़ी बात है वो आधे हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, अर्ली टेक्स्ट में होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए, 1500, 200, 2000 साल पुरानी भाषा होनी चाहिए जो दर्ज हो किसी प्राचीन काल किसी पुस्तक में या कहीं उसकी हिस्ट्री होगी तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया है कि कोई ऐसी बॉडी, कोई एंशिएंट लिटरेचर जो बहुत ही जनरेशन ऑफ स्पीकर्स उसको बोलते थे और बड़ा हेरिटेज जैसी भाषा है वो, तो उनको बोला जाएगा। अगर उस भाषा का कोई ऐसा सबूत मिलता है कि कोई उसकी एपिग्राफी मिल जाए, क्या मिल जाए उसकी, अगर कोई ऐसी उसकी एपिग्राफिक मिल जाए या कोई इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिल जाए, कोई शॉर्ट फ्रेज, इसको एपिग्राफिक को कहते हैं, किसी बिल्डिंग, किसी स्टैचू पे लिखा हुआ मिल जाए, तो भी उस भाषा को क्लासिकल भाषा में दर्ज करा जाएगा। कोई नॉलेज टेक्स्ट हो उससे जुड़ा हुआ, कोई पोइट्री में आया हुआ हो, कोई प्रोज हो उससे रिलेटेड, वो भी क्लासिकल लैंग्वेज में हम डाल सकते हैं। तो यानी क्लासिकल लैंग्वेज और लैंग्वेज जो आपकी लिटरेचर है वो डिस्टिंग करी गई पूरे और डिसकंटिन्यू करा गया। जो भी पुराने सारे मामले थे उसको पूरा एक नया तरह से कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है और फिर इसमें 5 भाषाओं को प्रपोज किया गया कि भाई हम और ऐड कर रहे हैं। अब व्हाट इज़ बिहाइंड द रिसेंट एडिशन? तो देखो, सबसे बड़ी बात ये भी तो मन में आनी चाहिए ना आपकी कि ऐसा क्या आखिर हो गया, क्यों ऐसा करने पे सरकार ने इस बात पर बहुत अहमियत दिखाई कि भाई ये काम होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मराठी में विद द स्टेट असेंबली इलेक्शन जस्ट वीक्स अवे, मराठी कम्स ओवर अ डिकेड आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट फॉरवर्डेड द प्रपोजल टू द सेंटर इन 2013। 2013 से ही मराठी भाषा के लिए बहुत ज़्यादा स्टेट असेंबली में जो भी इलेक्शन होते थे ये तो बात को रखा जाता था कि मराठी भाषा को, मतलब समझ लो 10 साल से, पूरे डिकेड से ही वो सरकार को ये बात बार बार कह रहे थे कि भाई आप इस भाषा को इंक्लूड करिए।
तो अब तो मराठी को डालने की जब बारी आई तो लीगल एक्सपर्ट कमेटी ने, लैंग्वेज एक्सपर्ट कमेटी ने मॉडर्न मराठी को जब देखा कि जो मॉडर्न मराठी है इसके रूट्स तो महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में है। प्राकृत डायलेक्ट इसके वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं। सतवाहना की ये ऑफिशियल भाषा होती थी प्राकृत। तो मराठी स्कॉलर्स ने भी, जो वहाँ के स्कॉलर्स उन्होंने क्लेम करा। फिर उन्होंने ओल्ड एविडेंस निकाले तो महाराष्ट्री है प्राकृत भाषा, वहाँ पर स्टोन इंस्क्रिप्शन पुणे डिस्ट्रिक्ट में मिला 1st सेंचुरी BC का। क्योंकि देखो बिना एविडेंस के कोई भाषा को क्लासिकल भाषा थोड़ा ना कह दो गया। तो मराठी का ये दर्ज हुआ प्राकृत भाषा में भी, इसीलिए हमने प्राकृत को भी बनाना पड़ गया। फिर मराठी को भी देखा कि जो मॉडर्न मराठी है उसका भी नज़र आया। सतारा इंस्क्रिप्शन 739 कॉमन एरा के कॉपर प्लेट उसके नाम से दर्ज है, वहाँ पर भी इसके एविडेंस मिल गए। फिर उसके बाद जो बंगाली एंड एसमीज़ की बारी आई तो इनका क्या था, कह रहा जो वेस्ट बंगाल और असम की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्लासिकल स्टेटस अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत समय से वो भी बहुत डिमांड कर रहे थे कि हमें भी दो। अब बोथ दीज लैंग्वेजेस यानी बंगाली और एसमीज़ कैन फाइंड देयर ओरिजिन इन मगधी प्राकृत में, वहाँ पर भी मिलता है। कह रहा ईस्ट इंडिया में भी प्राकृत भाषा बहुत पॉपुलर थी। आप समझो मगध कोड की ऑफिशियल भाषा, यानी कि जो वहाँ की पूरी बातचीत चलती थी, जो आप ऑफिस के जो काम होते थे वो इसी भाषा में होते थे। एग्जैक्ट डेट कहाँ से कॉन्टेस्ट हुई उस पर स्कॉलर्स अभी बहुत सारी डेट डालते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि 6th से 12th सेंचुरी में ये भाषा यूज़ की जाती थी। तो यानी कि हमें समझ में आया कि भाई ये तो लेजेंडरी लिंग्विस्ट एक सुनीति कुमार चटर्जी ने भी बोला, सजेस्ट करा कि इंडो आर्यन वर्नाकुलर रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि एसमीज़ भाषा कैसे बंगाल की भाषा से डिफरेंट है, वो सब भी बताया। फिर तो देखा कि प्राकृत और पाली भी आपस में कैसे आप अलग करोगे, कोई सिंगल प्राकृत भाषा तो है नहीं। बहुत सारे जो ग्लोब थे क्लोजली रिलेटेड इंडो आर्यन से जुड़े हुए थे, वो सारे के सारे उन्होंने डिफाइन करा। तो पता चला कि देखो जी अब ना लैंग्वेज ऑफ द मासेस एज अपोज टू संस्कृत, पहले संस्कृत भाषा कम लोग बोलते थे। कह रहा है ऐसे हिस्टोरियन रहे हैं, याद रखना जिन बच्चों का भी हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हिस्टोरियन रहे हैं A.L. भशम, उन्होंने एक पुस्तक में लिखा था द वंडर डेट वॉज इंडिया 1954 में कि बुद्धा अपने मासेस को ना संस्कृत भाषा बहुत टफ लगती थी लोगों को। प्राकृत भाषा कई लोगों को एक डायलेक्ट नहीं होती थी तो वो पाली भाषा में बोला करते थे उस समय पे। तो यानी कि देखो कितना, तो वर्नाकुलर इतना ज़्यादा भाषाओं में रहा तो उसमें देखा गया कि हाँ भाई ये तो बहुत समय से सारी लैंग्वेजेस निकल कर आ रही हैं। फिर कहा गया कि जैन अगामास जो होते थे या गता सप्तस्थी होते थे, अर्धमाम गदी जो ये आपका होता था, ये प्राकृत डायलेक्ट सारा का सारा स्कॉलर्स ने उसको पूरा डिफाइन करा। फिर प्राकृत भी लगा कि जैन कम्युनिटी की भाषा भी है, इसमें कई रिलीजियस लिखे गए हैं। फिर पाली का मामला आया तो पाली में बहा क्या कि भाई संस्कृताइज जो मगधी प्रकृति को क्या प्राकृतिक भाषा को किया गया था वो भी पाली भाषा है। कह रहा आपको पता होगा जो थेरावाड़ा बुद्धिस्ट है वो भी पाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, त्रिपिटकास वो भी पाली भाषा में लिखे हुए हैं, ठीक है। और पाली जो है वो भाषा श्रीलंका, म्यांमार यही सब जगह पर सर्वाइव कर रही है। थेरवाड़ा स्कूल जो है वहाँ पर पाली भाषा में ही पुस्तकें, प्लेसेस वगैरह जाने जाते हैं। तो यानी कि ऐसे निकल कर आया जब सारे एविडेंस देखो तलाश लिए। पहले हमने पढ़ लिया कि क्लासिकल लैंग्वेज के लिए कौन कौन से ज़रूरी हैं, कैसे निकल के आता है, कहाँ का एविडेंस, फिर एविडेंस ढूंढेगा इन भाषाओं के लिए जो प्रपोज थी। फिर अब देखो अगर किसी भी भाषा को मान लो क्लासिकल का टैग लग जाता है तो उससे क्या होता है। तो ऑफिशियल्स ने बताया ब्रॉडर कल्चरल एंड एकेडमिक इम्पैक्ट पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर कोई भाषा क्लासिकल भाषा कहलाती है तो उसका कल्चरली इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाता है, एकेडमिक इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाता है, उससे नेशनली और इंटरनेशनली भी आपको लोग जानने लग जाते हैं, हाँ भाई ये इस भाषा से हैं, फिर वो इंटरनेशनली नेशनली भी रिकॉग्नाइज होने लग जाती है भाषा। इसलिए क्लासिकल आने में ज़रूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल लैंग्वेजेस को बढ़ा रही है। इवन आपको जान के खुशी होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने 2020 में संस्कृत के प्रमोशन को भी बहुत आगे बढ़ाया है। ऐसे ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट है क्लासिक तमिल का, वो 2008 में सेटअप हुआ ताकि जितने भी पुराने तमिल टेक्स्ट हैं तमिल भाषा में लिखे हुए हैं कोर्सेज वगैरह उन्होंने देने शुरू कर दिए। ऐसे ही जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उन्होंने भी अपनी स्टडी कन्नड़ा तेलुगु भाषा में वो करवा रहे हैं। तो ये आज निकल कर आया कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा ध्यान है कि जितनी भी भाषाएं जो गुम ना हो जाएं, कहीं उनका कल्चर ना गुम हो जाए, क्योंकि देखो भाषा गई तो आपका कल्चर ही गया एक तरह से, इतनी इंपॉर्टेंट होती है भाषा। तो आज आपको एक ऐसे ही लिखना है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन आवर लाइफ, लिखो इस पे एक ऐसे 600 शब्दों का।
तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने थ्रू वेरियस अकेडमीज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिस्पेक्टिव जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी उनके साथ मिलकर ये ना जाना कि भाई रिसर्च करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर्स निकालो और नॉलेज शेयरिंग करो कि लैंग्वेजेस को पूरा तरह से निकालो, कहाँ कहाँ हमारे देश में लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज गुम नहीं होनी चाहिए। तो लैंग्वेज को प्रॉस्पर करने के लिए ये काम किया गया है। तो याद रखना, प्राकृत, पाली, एसमीज, बंगाली को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज के क्या फ़ायदे होते हैं वो सारा लेक्चर में समझा दिया गया है। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई विल सेंड दिस PDF इन द टेलीग्राम लिंक, प्लीज़ ज्वाइन इट टेलीग्राम लिंक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।